Hello everyone, today's topic is maintenance. As you all know, maintenance is claimed under section 125 of CRPC, but this is not the only law under which maintenance is claimed. It is claimed under other provisions also of other laws, but 125 is more oftenly used rather than other provisions. What is special in it? वो अब सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा कि कौन क्लेम करता है, किससे क्लेम किया जाता है, कौन सा मजिस्ट्रेट एम्पावर होता है उसे अवॉर्ड करने के लिए, और साथ ही अगर आप अवॉर्ड करने के बाद जो है मतलब कि मेंटेनेंस अगर आपका अलाउ हो जाता है उसके बाद अगर कोई ना पे करे तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करते हैं, ये करते हैं हम सीआरपीसी में। इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि 125 का जो एप्लीकेशन है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों पर अप्लाई नहीं होता, यानी कि अगर चाहे तो मुस्लिम विमेन भी अपने हस्बैंड से 125 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर में ये फॉल होता है। तो इट फॉल्स अंडर चैप्टर 9 ऑफ CRPC and it falls between section 125 to 128. Make sure while you are watching this video you are having your pen and copy ready to note down the important point so that you will not forget them. And you can have the Bare Act also, जिससे कि आपको चीज़ें और ढंग से समझ में आए। चलिए अभी इसको जानते हैं। तो सेक्शन 125 जो है इसमें मेन प्रोविज़न है जो कि बताता है कि मेंटेनेंस है क्या, कौन अवॉर्ड करेगा एक्सेट्रा। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो इट्स टाइटल इज़ मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स चिल्ड्रन पेरेंट्स, यानी कि मेंटेनेंस कौन कौन क्लेम कर सकेगा, पत्नी, बच्चे, पेरेंट्स। जनरली हम क्या सोचते हैं केवल वाइव्स इसमें आती है, बट ऐसा नहीं है, इसमें आते हैं आपके वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज़ टू मेंटेन द वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं पालन पोषण करने के लिए अपने माँ बाप का, बच्चों का और पत्नी का, जानबूझकर नेग्लेक्ट करता है या मना कर देता है कि मैं पालन पोषण नहीं करूँगा, उन लोगों के खिलाफ़ ये जो है प्रोविज़न यूज़ करके आप मेंटेनेंस क्लेम कर पाओगे। ठीक है। तो वाइफ कौन सी होगी, वाइफ होनी चाहिए लीगल वाइफ। एंड चाइल्ड कौन सा होगा, इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों चाइल्ड आएंगे, बट मैरिड एक एक्सेप्शनल परिस्थिति में आएंगे और अनमैरिड जनरली आएंगे ही आएंगे। तो चाइल्ड इंक्लूड्स लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। तो ये जो है चाइल्ड में लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड दोनों आएंगे। ठीक है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। और लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड in case if they are suffering from any kind of physical or mental abnormality or any sort of injury because of which they have become unable to maintain themselves. ठीक है। and mother and father, and these all category should be like that कि they are unable to maintain themselves, यानी कि बच्चे भी ऐसे हों, वाइफ भी और पेरेंट भी जो कि अनेबल हो अपने आप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। और इसे कौन अवॉर्ड करेगा, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसको अवॉर्ड करेगा। ऑन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में ऑर्डर मंथली अलाउंस एट सच मंथली रेट एज ही थिंक्स फिट। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स के मैजिस्ट्रेट के पास अपनी डिस्क्रिशन है कि वो कितना अलाउंस आपको प्रोवाइड कराएगा। उसके लिए कोई स्ट्रेट फार्मूला नहीं है या फिर उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना आपको मेंटेनेंस अलाउ करे, जितना वो चाहे उतना आपको अलाउ कर पाएगा वो। ठीक है। तो इसका फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, फादर ऑफ माइनर मैरिड फीमेल चाइल्ड मे बी ऑर्डर टू मेक अलाउंस until she gets major if her husband does not have sufficient means। अभी आप सोच रहे होंगे कि माइनर का जो है हस्बैंड कैसे होगा। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है। अगर माइनर चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है और उसका हस्बैंड अनेबल है उसे मेंटेन करने के लिए, तो ये मेंटेन करने की लाइबिलिटी उसके फादर पे जाएगी और उसे ऐसा ऑर्डर दिया जा सकेगा कि उसे मेंटेनेंस वो प्रोवाइड कराए। सेकंड प्रोवाइज़ो क्या है, सेकंड प्रोवाइज़ो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात करता है इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में।
ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग इंटरिम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एंड ऑर्डर में बी पास्ड इन दिस रिगार्ड। यानी कि अगर जो है मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग चल रही हैं, जारी है, अभी साबित नहीं हुआ है कि वाकई में नेग्लेक्ट हुआ है मेंटेनेंस देने में या नहीं, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इंटरिम मेंटेनेंस जो है प्रोवाइड करा देना चाहिए, ऐसा उसे प्राइमा फेसी जो फैक्ट्स हैं उसके सामने उसे उससे ऐसा लग रहा है, तो वो ऐसा कर पाएगा। यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस के साथ वो और क्या क्या कर सकेगा, एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि जो एक्सपेंसेस, जो खर्चा आया है उन बच्चों का, उन वाइफ का या फिर उसके पेरेंट्स का, उस आदमी के उस प्रोसीडिंग डालने में, तो उस प्रोसीडिंग के एक्सपेंस को भी वो अवॉइड कर सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। ये कहता है प्रोवाइजो 2। प्रोवाइजो 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, सच एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन टू सच पर्सन। ये कहता है कि मान लो आपने जो है एप्लीकेशन लगा दी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, इसे मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट भी कहते हैं, मतलब कि प्रोसीडिंग अभी जारी है और मैं मेंटेनेंस चाह रही हूँ। ये कहता है कि मान लो अगर आज मैंने जो है एप्लीकेशन लगा दी है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, राइट, और सामने वाले बंदे को नोटिस सर्व हो गया है कि ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आई है, तो मजिस्ट्रेट के पास एक टाइम डिलिमिट कर दिया गया है कि उसके 60 दिन के अंदर जब वो नोटिस सर्व हो जाएगा उसके बाद उसको उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होगा, वेदर फेवर में या फिर रिजेक्ट कर दे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि मेजर को, ये इतना ज़रूरी है नहीं वैसे, कि मेजर कौन होगा, मेजर होगा जो कि अंडर मेजॉरिटी एक्ट 1875 में बताया गया है, यानी कि 18 ईयर या उससे अबव के लोग जो हैं बच्चे, उनको मेजर बोला जाएगा। नेक्स्ट कहता है वाइफ इंक्लूड्स डाइवोर्स्ड वाइफ हु हैज़ नॉट रीमैरिड, यानी कि वाइफ में ऐसा नहीं है कि जो स्टिल मैरिड है वही वाइफ आएगी, जो डाइवोर्सी वाइफ हैं वो आपको जनरली पता ही होगा, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसका जो है क्लॉज कहता है, सेकंड क्लॉज, अलाउंस शैल बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन बीइंग मेड इफ़ स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, के अलाउंस जो है, यानी कि अगर मेंटेनेंस आपको अलाउ कर दिया गया है तो जो मेंटेनेंस दिया जाएगा मंथली बेसिस पे वो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर होगा इन जनरल, बट अगर स्पेसिफिकली मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें बोला है कि जिस दिन इस लड़की, इस पेरेंट या इस चाइल्ड ने एप्लीकेशन लगाई थी उस दिन से आपको मेंटेनेंस देना है, तो यानी कि आपको बैक डेट से जो जिस भी मंथ में लगाई गई थी उन बैक डेट का भी मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है, क्लॉज 3 कहता है कि इफ़ ऑर्डर नॉट कंप्लाइड विद और विदाउट सफिशिएंट कॉज, कि अगर ऑर्डर जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर आपने सफिशिएंट कॉज बिना बताए फॉलो नहीं किया, उसे कंप्लाई नहीं किया, देन द मैजिस्ट्रेट में फॉर ईच ब्रीच ऑफ ऑर्डर इशू अ वारंट, तो जितनी भी बार आप ब्रीच करोगे, जिन जिन मंथ में आप ब्रीच करोगे उस ऑर्डर को, उन मंथ के लिए मैजिस्ट्रेट वारंट इशू कर पाएगा फॉर लेविंग अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेविंग फाइन्स and may sentence for whole or partly unpaid allowance after execution of warrant for maximum period of 1 month and or until the payment is made। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो आपने sufficient cause के बिना जो है माना नहीं, ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, तो मैजिस्ट्रेट एक तो वारंट इशू कर पाएगा एंड सेकंड वो क्या कर पाएगा, सेकंड आप पे फ़ाइन लगा पाएगा, और थर्ड आपने तब भी नहीं माना उस ऑर्डर को, तो वो अगर चाहे तो आपको मैक्सिमम 3 महीने तक, मैक्सिमम 1 मंथ तक की आपको सज़ा सुना पाएगा, इम्प्रिजन कर पाएगा। ठीक है, बट वो इम्प्रिजनमेंट से आपको तुरंत छोड़ दिया जाएगा कब, इफ़ यू पे द मेंटेनेंस, जब भी आपका वो इम्प्रिजनमेंट चल रहा है, अगर आप उस दौरान मेंटेनेंस पे कर देते हो तो आपको तुरंत छोड़ भी दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि
नो वारंट फॉर रिकवरी शैल बी इशूड फॉर ड्यू अमाउंट अनलेस पेड फॉर थ्रू एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर। कि ये कहता है कि रिकवरी यानी कि मेंटेनेंस को रिकवर करने के लिए जो है जो है बिना एप्लीकेशन के मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास नहीं करेगा। और वो एप्लीकेशन आपको कब लगानी है रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस की? विद इन 1 ईयर ऑफ सच डिफ़ॉल्ट। ठीक है। इसका नेक्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि इफ़ ऑफर ऑफ मेंटेनेंस ऑन कंडीशन ऑफ लिविंग टुगेदर विद वाइफ इज़ मेड एंड वाइफ रिफ्यूजेस टू लिव विद हिम देन मैजिस्ट्रेट मे मेक एनी ऑर्डर इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर आर जस्ट ग्राउंड फॉर डूइंग सो। यानी कि मान लो मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मेरे सामने एप्लीकेशन आती है, ठीक है, तो हस्बैंड कहता है कि मैं जो है पे करने के लिए रेडी हूँ मेंटेनेंस, बट मेरी एक कंडीशन है मैम, वो ये कि मेरी वाइफ मेरे साथ रहे। तो इस ग्राउंड को भी मेरे को ध्यान में रखना होगा और उसी ग्राउंड को मैं ध्यान में रखते हुए और वाइफ को देखते हुए कि वाइफ क्या अपनी प्ली रखती है कि मैं क्यों नहीं साथ रहना चाह रही, मैं ऑर्डर को रिजेक्ट या अलाउ कर पाऊँगी। आई मीन एप्लीकेशन को रिजेक्ट या अलाउ कर पाऊँगी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि जस्ट ग्राउंड हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट्स अदर। हाँ, ये कहता है मतलब जस्ट ग्राउंड क्या होंगे अलग रहने के? जस्ट ग्राउंड अलग रहने के ये होंगे वाइफ के कि हस्बैंड जो है उसने दूसरी शादी कर ली हो या फिर मिस्ट्रेस रखता हो, ठीक है, दूसरी किसी औरत के साथ वो रहता हो, तो वाइफ जो है मना कर सकती है साथ रहने के लिए और एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जाएगी। नो मेंटेनेंस इफ़ वाइफ इज़ लिविंग इन अडल्ट्री और विदाउट सफिशेंट रीज़न रिफ्यूज़ेस टू लिव विद हर हस्बैंड और लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये कहता है कि क्लॉज 4 कहता है कि मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करा जाएगा अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही हो, यानी कि शादी होते हुए भी किसी और आदमी के साथ उसके ऐसे संबंध हो जैसे कि शादी में होते हैं। सेकंड, विदाउट सफिशेंट रीज़न रिफ्यूज़ेस टू लिव विद हिज हस्बैंड, कोई उसके पास सफिशेंट ग्राउंड ही नहीं है और वो मना कर रही है साथ रहने के लिए, तो भी उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एंड इफ़ शी इज़ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब दोनों ही चाहते हैं अलग अलग रहना, साथ में उनकी ऐसी म्यूचुअल कंसेंट है, उस केस में भी उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ऑन प्रूफ ऑफ दीज ग्राउंड्स द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इफ़ एनी मेड शैल बी कैंसल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। यानी कि अगर अडल्ट्री प्रूफ हो जाती है या फिर विदाउट सफिशेंट रीज़न से उसका दूर रहना, उसका हस्बैंड से अलग रहना प्रूफ हो जाता है, या फिर उनके म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहना साबित हो जाता है, तो मैजिस्ट्रेट जो है एट अ ग्लांस ही उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 125। 125 ही मेन सेक्शन है मेंटेनेंस के पूरे चैप्टर का, चैप्टर 9 का। इसके अलावा 126 क्या कहता है? 126 कहता है इसके प्रोसीजर के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है नहीं। 127 कहता है ऑल्ट्रेशन इन ऑर्डर ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस, मतलब कि ये दोनों के लिए ओपन है, वाइफ और हस्बैंड दोनों के पास है कि मान लो मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मैंने अलाउंस जो है कम अवॉर्ड किया था, अभी वाइफ उससे सफिशेंट जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो मेरे पास 127 की एप्लीकेशन लगा पाएगी उस अलाउंस को एनहेंस करने के लिए। और मान लो मैंने हस्बैंड के लिए इस तरीके का ऑर्डर पास किया है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है 127 में कि जो इस अलाउंस को है कम किया जाए, मैं इतना नहीं पे कर पाऊँगा, ठीक है, तो उसको अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा। 128 कहता है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, के एनफोर्स कौन करेगा ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस को? ऑब्वियसली वही मजिस्ट्रेट एनफोर्स करेगा जिसने कि ऑर्डर पास किया है। बट अगर जो जिसके खिलाफ, जिस हस्बैंड के खिलाफ ये ऑर्डर पास किया गया है वो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो किसी अन्य मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में रिजाइड कर रहा है, तो इस केस में जो मैजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वो उसको एनफोर्स करा पाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 125 मेंटेनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमेशा हाईलाइटेड रहता है, एंड वेदर यू आर गिविंग एग्ज़ाम तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट इन जनरल लाइफ ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आर राइट्स, कि हम लोग जो है हमारे पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है ऐसी सिचुएशन में व्हेन वी आर अनेबल टू मेंटेन आवरसेल्व्स।
तो इसके नोट्स भी बनाएं और इसको ध्यान में रखें सो दैट आप अपने फ्यूचर में इसको यूज़ कर पाएँ. आई रियली होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू, but in case if you find any kind of query, feel free to DM me. Thank you. I wish you luck for your future endeavors.